इतिहास कहता है जब अकबर को प्रताप की मृत्यु की सूचना मिली तो वो कुछ मिनटों तक मौन खड़ा रहा और बोला, एक ऐसा इंसान गया है जो अगर मेरे दरबार में होता तो पूरी दुनिया को झुका सकता था। दुश्मन के दिल से निकली ये बात महाराणा प्रताप की महानता का सबसे बड़ा प्रमाण है। जब पूरी हिंदुस्तान की राजनीति मुगलों से समझौता कर रही थी, प्रताप अकेले जंगलों में स्वराज्य के बीज बो रहे थे। उनके पास राजकोष नहीं था, फिर भी उन्होंने एक स्वतंत्र मुद्रा तक चलवाई और उसका साथी घोड़े जैसा पशु नहीं, बलिदान का उदाहरण चेतक। अगर आप भारतवासी हैं तो इस कहानी को सिर्फ सुनिए मत, अपने खून में उतारिए। जब जब भारत पर संकट आएगा, महाराणा की आत्मा फिर उठेगी। इतिहास ने भले ही भीलों को छोटा दिखाया, पर महाराणा प्रताप ने उन्हें बराबरी से गले लगाया। उनके जंगलों में छुपे रहने की ताकत, उनका निशाना और वफादारी, यही प्रताप की असली सेना बनी। सोचिए वो दौर जब हर राजा अकबर की शरण में जा रहा था तो अकबर ने खुद 4 बार महाराणा प्रताप प्रस्ताव भेजा, राणा तू मुझे सलाम कर ले, तेरे महलों में सोने की छत डलवा दूंगा। पर महाराणा प्रताप का जवाब था, अगर मेरा शरीर हड्डियों का ढांचा भी बन जाए, अगर मेरा शरीर हड्डियों का ढांचा भी बन जाए और मुझे मिट्टी में दबा दिया जाए, तब भी मैं अकबर जैसे विदेशी को स्वामी नहीं मानूंगा। ये सिर्फ जवाब नहीं था, ये हिंदवी स्वराज्य की नींव थी। यह सिर्फ जवाब नहीं था, ये हिंदवी स्वराज्य की नींव थी। इतिहास की किताबों में बहुत नाम लिखे गए। किसी ने दरबार में बैठकर राज्य चलाया तो किसी ने तलवार उठाकर मातृभूमि को जिया। लेकिन कुछ योद्धा ऐसे भी हुए जिन्होंने जीवन की हर सांस को अपने धर्म, अपने स्वाभिमान और अपनी मिट्टी की रक्षा के लिए जिया, और उन्हीं में से एक थे महाराणा प्रताप। आज हम उस अंतिम कहानी को जानेंगे जो शायद सबसे कम कही गई है, सबसे ज्यादा छुपाई गई है और सबसे ज्यादा दर्द भरी है। महाराणा प्रताप के अंतिम जीवन के संघर्ष और उनके देह त्याग का बहुत से लोग हल्दी घाटी की लड़ाई तक ही उनकी कहानी को सीमित कर देते हैं, लेकिन वास्तव में महाराणा प्रताप की असली वीरता, असली त्याग और असली दर्द तो उनके आखिरी जीवन में ही झलकता है। महाराणा प्रताप के जीवन के आखिरी पल की वो बात करने से पहले हम कुछ वो बातें जानेंगे। महाराणा प्रताप के आखिरी पल की वो बात करने से पहले हम कुछ वो बातें जानेंगे जो इतिहास में छुपाई गई, और क्यों प्रताप को इतना कष्ट मातृभूमि के लिए सहना पड़ा, और क्यों अंत समय में जंगलों में अपना समय बिताना पड़ा। क्या उस समय शक्तिशाली राजा नहीं थे भारत में? क्या किसी ने प्रताप का साथ नहीं दिया? क्यों बाहर के आक्रांताओं ने सदियों तक भारतवर्ष पे राज किया? तो कुछ वो बातें जानते हैं जो इतिहास में बहुत कम बताई गई है और छुपाई गई है। इतिहास की सबसे बड़ी त्रासदी ये नहीं होती कि कोई बाहर से हमला कर दे, सबसे बड़ी त्रासदी होती है जब अपनों के बीच कोई खड़ा नहीं होता। महाराणा प्रताप हल्दी घाटी में अकेले थे, पृथ्वीराज चौहान तराइन में अकेले थे, लक्ष्मण नायक, तात्या टोपे, भगत सिंह, हर कोई अपने ही लोगों से ठगा गया। आज बात करेंगे भारत के विखंडन की और उस नीति की जिसने हमें महान होते हुए भी गुलाम बना दिया। 1000 साल पहले भारत दुनिया का सबसे अमीर देश था। विश्व जीडीपी का लगभग 25% भारत अकेले ही देता था। हमारे पास सोना, चांदी, ज्ञान, दर्शन, युद्ध, कला, विज्ञान सब कुछ था। तो फिर गजनी, गौरी, खिलजी, बाबर, अकबर, औरंगजेब और अंग्रेज ये सब आए कैसे और टिके कैसे? इसका जवाब है भारत का बटा हुआ राजनैतिक नक्शा। यहां हर 50 कोस पर एक राजा था। हर राजा अपनी तलवार का मालिक था और किसी को अखंड भारत का ख्वाब नहीं था। 1191 तराइन का युद्ध, पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को हराया, लेकिन अगली ही बार गौरी ने हमला किया और जयचंद ने गौरी का साथ दिया। ऐसे जयचंद आज भी भारत में है। क्यों? क्योंकि पृथ्वीराज से राजकुमारी संयोगिता ने विवाह किया और जयचंद इससे नाराज था। उसने विदेशी से हाथ मिला लिया और यहीं से शुरू हुआ भारत का गुलामी युग। अपने ही भाई ने बाहर वाले को घर दिखा दिया। अपने ही भाई ने बाहर वाले को घर दिखा दिया। 1576
हल्दी घाटी का युद्ध मुगल सेना में हजारों में थी और महाराणा प्रताप के साथ सिर्फ 20 से 25 हजार सैनिक। आखिर बाकी हिंदू राजा कहां थे? महाराणा प्रताप ने चिट्ठियां भेजी, राजपूताना, मारवाड़, जयपुर, बूंदी सबको बुलाया और सब ने अकबर के साथ संधि कर रखी थी। कुछ को जागीरें मिल चुकी थी, कुछ को सुरक्षा और कुछ को मुगल दरबार में ऊंची कुर्सियां। जो युद्ध महाराणा लड़ रहे थे वो सिर्फ तलवार का नहीं था, वो आत्मा का युद्ध था जो बाकी राजाओं ने पैसों और पदों में बेच दिया था। भारत में राजा पहले खुद को राज्य का मालिक समझता था, भारत का नहीं। मुगल इस बात को समझ गए। उन्होंने क्या किया? राजा को राजा ही रहने दिया, बस अपने अधीन किया। जागीर, उपाधियां, झूठी इज्जत दी, जैसे राजा बहादुर, खान बहादुर। हर राजा को दूसरे से लड़ने के लिए उकसाया। अगर तुमने नहीं लड़ा तो हम उसे ज्यादा जमीन दे देंगे। और ऐसा ही ब्रिटिश ने भी किया। राजाओं को एक दूसरे से डरा दो, फिर अपने कदम जमा दो। जब टीपू सुल्तान अंग्रेजों से लड़ रहा था तब नवाब मीर सादिक अंग्रेजों के लिए जासूसी कर रहा था। जब रानी लक्ष्मीबाई झांसी में लड़ रही थी तब ग्वालियर का सिंधिया अंग्रेजों को मार्ग बता रहा था। हर युग में हमारे पास वीर थे पर वो अकेले थे, क्योंकि हमारी सबसे बड़ी कमजोरी थी स्वार्थ और क्षेत्रीय अहंकार। आक्रमणकारी जानते थे तुम लड़ो आपस में, हम राज करेंगे। और यही हुआ। मुगल आक्रांता धर्म की आड़ में आए, मुगल संस्कृति की चमक दिखाकर राज किया। अंग्रेजों ने व्यापार की चादर ओढ़कर ताज छीन लिया और हमने आपस में ही विश्वास करना छोड़ दिया। जिस राजा ने युद्ध जीता उसकी जय जयकार होती थी, जिस राजा ने युद्ध जीता उसकी जय जयकार होती थी, लेकिन जो सच्चाई के लिए मरा वो बुला दिया गया। अगर सब राजा एक होते तो सोचिए, अगर पृथ्वीराज के साथ जयचंद होता, सब राजा एक होते उस टाइम से, अगर पृथ्वीराज के साथ जयचंद होता, महाराणा प्रताप के साथ जयपुर और जोधपुर खड़े होते, रानी लक्ष्मीबाई को ग्वालियर की सेना मिलती, भगत सिंह को कांग्रेस और मुसलमानों दोनों का समर्थन मिलता, तो आज शायद भारत 1000 साल की गुलामी नहीं झेलता। ये इतिहास है, ये कोई कल्पना नहीं है। और हमें इतिहास से सबक लेना चाहिए, क्योंकि आज भी हम जात पात भाषा क्षेत्र पार्टी में बटे हुए हैं। और इतिहास यही कहता है, जो बढ़ता है वो बचता नहीं। महाराणा प्रताप अकेले थे, लेकिन उनकी परछाई आज भी करोड़ों में जलती, क्योंकि उन्होंने विदेशी तख्त को नहीं, मातृभूमि के कंधे को चुना। तो हम उस इतिहास पे चलते हैं जो शायद बहुत कम पढ़ाया गया है, मानो छुपाया गया है। प्रताप के वो आखिरी पल कैसे थे, कैसे गुजारी थी आखिरी जिंदगी। महाराणा प्रताप के अंतिम जीवन के संघर्ष और उनके देह त्याग का बहुत से लोग हल्दी घाटी की लड़ाई तक ही उनकी कहानी को सीमित कर देते हैं, लेकिन वास्तव में महाराणा प्रताप की असली वीरता, असली त्याग और दर्द जो उनके आखिरी जीवन में ही झलकता है। इतिहास की किताबों में बहुत नाम लिखे गए, लेकिन किसी ने दरबार में बैठकर राज्य चलाया तो किसी ने तलवार उठाकर भूमि को जिया। लेकिन कुछ योद्धा ऐसे भी हुए जिन्होंने जीवन की हर सांस को अपने धर्म, अपने स्वाभिमान और अपनी मिट्टी की रक्षा के लिए जिया, और उन्हीं में से एक थे महाराणा प्रताप। आज हम उस अंतिम कहानी को जानेंगे जो शायद सबसे कम कही गई है, सबसे ज्यादा छुपाई गई है और सबसे ज्यादा दर्द भरी है। हल्दी घाटी की लड़ाई वर्ष 1576 में हुई थी। अकबर की विशाल सेना और महाराणा प्रताप की छोटी सी टोली। प्रताप हारे नहीं, लेकिन उनका राज्य छीना गया। उनके बाद शुरू होता है असली संघर्ष। अरण्य में रहना, परिवार को भूखा देखना, अपने बच्चों को घास की रोटी खिलानी पड़ी। घास की रोटी, इतिहास का वो पन्ना
जिसमें महाराणा की पत्नी और बच्चों को घास पीसकर आटा बनाया गया। एक बार तो एक संकट ऐसा आया कि उनकी बेटी की उंगली जलते तवे से लग गई, क्योंकि वो घास की रोटी बना रही थी। प्रताप का कलेजा कांप गया, पर हिम्मत नहीं आ रही। महाराणा प्रताप ने जंगलों को अपना महल बना लिया। चौकीदार थे वानर, गीदड़ और शेर। सोने की चादर नहीं, पत्तों और घास की चटाई थी। राजसी भोजन नहीं, वन, कंदमूल और जानवरों का शिकार था। पर उनका इरादा अडिग था। राजपूत झुकता है पर बिकता नहीं। राजपूत झुक सकता है पर बिक नहीं सकता। उनके पास न सेना थी न खजाना, फिर भी वो युद्ध करते रहे। छोटे छोटे दुर्ग वापस लेते गए। 1582 में उन्होंने दिवेर का दुर्ग वापस ले लिया। ये एक बड़ा मोड़ था। अकबर का भेजा सेनापति बाघ बहादुर भाग खड़ा हुआ। इसी दौरान मेवाड़ के कुछ भूभाग फिर से प्रताप के नियंत्रण में आ गए। पर यह सब कोई आसान नहीं था। लगातार युद्ध, भूख और बर्फीले अरण्य ने महाराणा प्रताप के शरीर को तोड़ दिया था। उनका एक पैर कमजोर हो चुका था। कभी कभी चलने में दर्द होता था। शरीर क्षीण हो चुका था। पर आत्मा तो जलती अग्नि जैसी थी। उनकी आंखों में एक ही सपना था, अखंड भारत। एक दिन चित्तौड़ को आजाद कराऊंगा। पर उस सपने से पहले कुदरत ने उनके जीवन की रेखा को सीमित कर दिया। 1597 का वर्ष। राणा की उम्र 56 वर्ष की थी और उन्होंने अपने जीवन की आखिरी सांसें ली चावंड नाम के स्थान पर, जो उनका अंतिम ठिकाना बना। उनके निधन की वजह बनी एक शिकार के दौरान हुआ गंभीर चोट। घोड़े से गिरकर उनकी पसलियों में गहरी चोट आई। धीरे धीरे शरीर ने जवाब देना शुरू किया। राजवेद आए। पुराने तरीकों से उपचार शुरू हुआ। पर राणा को समझ आ गया था, अब शरीर विदा ले रहा है। उन्होंने अपने पुत्र अमर सिंह को बुलाया और कहा, राजा बनना आसान है बेटा, राजा मरकर भी लड़ता है। और याद रखना, दुश्मन से समझौता करना, कभी राजपूती रगों में ना लाना। 6 दिन तक महाराणा प्रताप जीवन और मृत्यु के बीच संघर्ष करते रहे और फिर 19 जनवरी 1597 को राणा ने अंतिम सांस ली। ना ढोल बजे, ना शंख फूके गए, ना कोई अकबर आया। आखिरी प्रणाम करने सिर्फ वन, वीर और वंदना थी। आज के युग में जब लोग छोटी छोटी तकलीफ में हार मान लेते हैं, तो महाराणा प्रताप का आखिरी जीवन हमें सिखाता है त्याग क्या होता है, स्वाभिमान क्या होता है। तो दोस्तों, अकबर कभी महाराणा प्रताप से जीता नहीं और महाराणा प्रताप जीते जी कभी अकबर से हारे नहीं। ये थे हमारे महाराणा प्रताप। और सबसे बड़ी बात, मिट्टी से प्रेम कैसे होता है। उनका शरीर चला गया पर आत्मा आज भी अरावली की पहाड़ियों में घूमती है और हर राजपूत, हर देशभक्त के खून में गूंजती है, मैं महाराणा प्रताप हूँ। जय एकलिंग, जय मेवाड़। और हाँ, महाराणा प्रताप की कहानी चेतक के बिना अधूरी है। चेतक सिर्फ एक घोड़ा नहीं था, वो वफादारी, बलिदान और युद्ध की गरिमा का प्रतीक था। जिस तरह महाराणा प्रताप ने अपनी आत्मा भारत माता को समर्पित कर दी थी, वैसे ही उनका प्रिय घोड़ा चेतक ने अपना शरीर अपने स्वामी की रक्षा में न्योछावर कर दिया था। यह था चेतक। हल्दी घाटी की उस भीषण लड़ाई में जब चारों तरफ मुगल सैनिक ने महाराणा को घेर लिया, तो चेतक ने घायल होते हुए भी अपने स्वामी को अपनी पीठ पर उठाया और पूरे रणभूमि को चीरते हुए एक गहरे नाले को पार किया। सोचिए, उस चेतक के पैर में तलवार की मार से गहरा घाव था, लेकिन फिर भी उसने राणा को बचाने के लिए अपना आखिरी दम तक दौड़ लगाई। और जब वो नाला पार हुआ तो चेतक वहीं गिर पड़ा अपने स्वामी के चरणों में और वीर गति को प्राप्त हुआ। महाराणा प्रताप उस दिन टूट गए थे। चेतक के बिना महाराणा अधूरे थे, पर चेतक ने उन्हें नई सांस दी, नई प्रेरणा दी, नई प्रतिज्ञा दी कि अब जब तक चित्तौड़ आजाद नहीं होगा, मैं न चैन लूंगा न चैन दूंगा। आज भी हल्दी घाटी में
चेतक की समाधि है जहां लोग फूल नहीं श्रद्धा और आंसू लेकर जाते हैं। कभी जाइए हल्दी घाटी में, क्योंकि चेतक ने सिखा दिया कि वफादारी जान देकर भी निभाई जाती। महाराणा प्रताप तो अमर हो गए, पर चेतक भी अमर हो गया। एक योद्धा अपने स्वामी के लिए जीता है, और चेतक ने मरकर भी इतिहास रच दिया। महाराणा प्रताप का जीवन सिर्फ युद्ध या वीरगति की गाथा नहीं है, वो एक विचार है, एक जिंदा चेतना है जो हर भारतीय के भीतर जाग सकती है। सोचिए वो दौर जब हर राजा अकबर की शरण में जा रहा था, तो अकबर ने खुद 4 बार महाराणा प्रताप को प्रस्ताव भेजा। सोना, राजपथ, दिल्ली दरबार में जगह, यहां तक कि एक पत्र में लिखा गया, राणा तू मुझे सलाम कर ले, तेरे महलों में सोने की छत डलवा दूंगा। और महाराणा प्रताप का जवाब क्या था? अगर मेरा शरीर हड्डियों का ढांचा भी बन जाए और मुझे मिट्टी में दबा दिया जाए, तब भी मैं अकबर जैसे विदेशियों को स्वामी नहीं मानूंगा। ये सिर्फ जवाब नहीं था, ये हिंदवी स्वराज्य की नींव थी। इतिहास ने भले ही भीलों को छोटा दिखाया हो, एक और कहानी, इतिहास ने भले ही भीलों को छोटा दिखाया हो, और महाराणा प्रताप ने उन्हें बराबरी से गले लगाया। उनके जंगलों में छुपे रहने की ताकत, उनका निशाना और वफादारी, यही प्रताप की असली सेना बनी। महाराणा प्रताप ने भीलों को राज सेना में जगह दी, और आज भी राजस्थान के भील समुदाय उन्हें भगवान मानते हैं। यह बताता है कि प्रताप ने कभी जात पात नहीं देखी, उन्होंने देखा बस देश के लिए कौन खड़ा है। कहते हैं महाराणा प्रताप की तलवार का वजन लगभग 15 किलो था, और उनकी ढाल, तलवार और कवच मिलाकर 80 किलो होता था। आज भी उनका ये शस्त्र उदयपुर के सिटी पैलेस म्यूजियम में सुरक्षित है, आप देख सकते हैं कभी भी जाकर। इतनी भारी तलवार कोई साधारण योद्धा नहीं उठा सकता था, पर प्रताप के लिए यह कोई बोझ नहीं था। ये उनकी धरती मां की सुरक्षा की जिम्मेदारी थी। जब पूरी हिंदुस्तान की राजनीति मुगलों से समझौता कर रही थी, प्रताप अकेले जंगलों में स्वराज्य के बीज बो रहे थे। उनके पास राजकोष नहीं था, फिर भी उन्होंने एक स्वतंत्र मुद्रा तक चलाई, अपना गुप्त संवाद तंत्र और अपने दुर्गों का पुनः निर्माण किया। कह सकते हैं कि आत्मनिर्भर भारत की पहली नींव महाराणा प्रताप ने ही डाली थी। इतिहास कहता है, जब अकबर को प्रताप की मृत्यु की सूचना मिली, तो वे कुछ मिनटों तक मौन खड़ा रह गया और बोला, एक ऐसा इंसान गया है जो अगर मेरे दरबार में होता तो हिंदुस्तान नहीं पूरी दुनिया को झुका सकता था। दुश्मन के लिए दिल से निकली ये बात महाराणा प्रताप की महानता का सबसे बड़ा प्रमाण है, और उसका साथी घोड़े जैसा पशु नहीं, बलिदान का उदाहरण है, चेतक। अगर आप भारतवासी हैं तो इस कहानी को सिर्फ सुनिए मत, अपने खून में उतार लीजिए, क्योंकि जब जब भारत पर संकट आएगा, महाराणा की आत्मा फिर उठेगी। जब जब भारत पर संकट आएगा, महाराणा की आत्मा फिर उठेगी। तो दोस्तों, ये कुछ ऐसी कहानी थी जो शायद बहुत कम सुनी होगी आपने, और इतिहासों में शायद बहुत कम सुनाई गई होगी या दिखाई गई हो। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करना, अपने दोस्तों में शेयर करना, और अगर आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि हम कुछ नई नई ऐसी ऐतिहासिक बातें, कुछ जानकारी आपके लिए जरूर लाते रहेंगे, और नए नए वीडियो आपको ऐसे दिखाते रहेंगे। तो जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय महाराणा, जय प्रताप।